हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो सीरीज में हम आप सभी को बताने वाले हैं कक्षा 10वीं हिंदी का ऐसे इम्पोर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके भी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप भी सर मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल है हमारा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी में दिया गया बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, सी में दिया गया है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी में दिया गया है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 भी श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित कहानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि लेखक के दृष्टिकोण में विडंबना की बात क्या है। तो याद रखिएगा कि लेखक अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दृष्टिकोण में विडंबना की सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि नलिन बिलोचन शर्मा की कहानियों को किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी होगा, मनोवैज्ञानिकता का। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है। 20 के दांत जो कहानी है जिसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, तो ये जो कहानी है वो कौन से वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है। चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, मध्यम वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा, कठ और केन उपनिषद जो है इसका अनुवाद मैक्स मुलर ने जर्मन भाषा में किया था। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में है कि लीपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था। तो लीपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर के द्वारा कौन सा भाषा का अध्ययन किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, संस्कृत भाषा का। उसके बाद में अगला सवाल है कि आर्यों के पास था, यानी आर्य समाज से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी लोग थे उन सभी आर्यों के पास क्या था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 7 का बिल्कुल सही जवाब इनमें से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछले बार मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा कथन किसने कहा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 8 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, ये कालिदास के द्वारा कहा गया था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। यह कथन कालिदास का है। कितने स्टूडेंट को लगता है कि यह कथन अज्ञेय का होगा, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए। क्वेश्चन 9 में बोला गया है श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है। श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध किससे है। तो उसका संबंध जैन धर्म से है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, जैन धर्म। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नाम नगरी लिपि में रामसिए शब्द अंकित करवाए थे। वह कौन ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति यानी तस्वीर और नागरी लिपि में रामसिए शब्द अंकित करवाया था। तो यहाँ पे उस शासक का नाम अकबर होगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे जो राम सीता का जो बात किया गया है, तो अकबर सम्राट जो थे वह अपने ताकत में के घमंड में चूर होकर एक बार उसने स्वयं एक सिक्के के दूसरे पहलू में खुदा का नाम लिखवाए थे और इधर के पहलू में वो अपना नाम अंकित करवाए थे। अतः क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, अकबर।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 मैट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट को इसका आंसर तो मालूम ही होगा कि बहादुर का पूरा जो नाम था ना वो दिल बहादुर था। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, दिल बहादुर। उसके बाद में अगला सवाल है निर्मला कौन थी। तो ये दोस्तों निर्मला कौन थी, अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो कहानी में बताया गया है निर्मला कहानीकार की पत्नी का नाम था। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, कहानीकार की पत्नी। उसके बाद में आइए अगला सवाल दिखा देते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। तो निराला अर्थात दीनबंधु निराला की साहित्य साधना जो है वो किसकी कृति है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, रामविलास शर्मा की कृति का नाम निराला की साहित्य साधना है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है। परंपरा का मूल्यांकन, देखिए बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिसका आंसर क्वेश्चन में ही छिपा रहता है। अब इसी सवाल को अगले सवाल में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि परंपरा का मूल्यांकन गद्य खंड की क्या है या इस कौन सी विद्या है। तो याद रखिएगा परंपरा का मूल्यांकन जो है एक प्रकार का निबंध है और ये किस पुस्तक से संकलित है अर्थात किस पुस्तक से लिया गया है। तो ये परंपरा का मूल्यांकन पुस्तक से ही लिया गया है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 में बोला गया है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। तो शंभू महाराज जो थे ना वो बिरजू महाराज के चाचा थे। अतः क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, चाचा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 16 को देख लीजिए। बोला जा रहा है कि पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। तो पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था वो ना ही 1967, ना ही 1970 और ना ही 1972, बल्कि पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सन 1965 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। है दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन 17 में बोला गया है आंद्रे ब्रेता रेने सौलापाल एलुआर ने आविनो में रहकर संयुक्त रूप में लगभग कितनी कविताओं की रचना किए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 17 के लिए आपको 4 ऑप्शन इस प्रकार से मैट्रिक एग्जाम में देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन में रहेगा 20, ऑप्शन बी में दिया गया है 25, ऑप्शन सी में दिया गया 30 और ऑप्शन डी में दिया गया है 35। तो यहाँ पे चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, 35। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है अशोक वाजपेयी लाल शत्रुंज में कितने दिन तक रहते। तो अशोक वाजपेयी जो हैं वो लाल शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे थे। पहला ऑप्शन में मिलेगा 19 दिन तक रहे थे, 7 दिन रहे थे, 1 महीना रहे थे और डी में दिया जाएगा 20 दिन रहे थे। चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अशोक वाजपेयी जी जो है वो लाल शत्रुंज में लगभग 19 दिनों तक रहे थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 19 दिन। अगला सवाल क्वेश्चन 19 को देख लीजिए। क्वेश्चन 19 में बोला जा रहा है भग्गू संतू के पीछे क्यों भागा था। भग्गू जो था वो संतू के पीछे पीछे क्यों भागा था। पहला इसमें दिया गया संतू को मारने के लिए, संतू को बुलाने के लिए, मछली छीनने के लिए और डी में दिया गया संतू को समझाने के लिए। अगर आप मछली कहानी पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया है कि मछली कहानी के 2 पात्र हैं, भग्गू और संतू। तो संतू क्या करता है, मछली लेकर भागता है मछली को पालने के लिए। तो भग्गू दौड़ते दौड़ते संतू के पीछे पीछे भागता है मछली को छीनने के लिए। तो सवाल हमसे पूछा जा सकता है कि मछली लेकर कौन भागा। तो याद रखिएगा संतू मछली लेकर भागा था और मछली संतू के पीछे भग्गू क्यों दौड़ दौड़ के जा रहा था। तो वो मछली छीनने के लिए जा रहा था। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, मछली छीनने के लिए। अगला सवाल क्वेश्चन 20 में दिया गया है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। मछली कहानी जो है उसमें कौन से वर्ग का जीवन वर्णित किया गया है। क्वेश्चन 20 का सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला उसमें दिया गया उच्च वर्ग का, मध्यम वर्ग का, निम्न मध्यम वर्ग दोनों का और डी में दिया गया है निम्न वर्ग का। तो याद रखिएगा मछली कहानी में मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग ये दोनों वर्गों का जीवन वर्णित किया गया है, उनके जीवनों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए। क्वेश्चन 21 में बोला जा रहा है बिस्मिल्लाह खां के ख़ानदान का कोई भी सदस्य किन दिन शहनाई नहीं बजाता था। बिस्मिल्लाह खां के ख़ानदान में रहने वाले जितने भी शहनाई वादक लोग थे वो कौन से दिन कोई भी सदस्यों के द्वारा शहनाई नहीं बजाई जाती थी। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन इस प्रकार से दिए जा रहे हैं। दुर्गा पूजा के दिन, दीपावली के दिन, मुहर्रम के दिन और डी में दिया गया है ईद के दिन। तो याद रखिएगा कि बिस्मिल्लाह खां के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी सदस्य अर्थात उनके परिवारों को लोग थे जो शहनाई बजाते थे वो मुहर्रम के दिन कोई भी सदस्य शहनाई नहीं बजाते थे। अतः क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, मुहर्रम के दिन। अब यहाँ पे इसी सवाल को इस प्रकार से मेट्रिक एग्जाम में पेश किया जाता है कि बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध डॉट डॉट थे। तो याद रखिएगा बिस्मिल्लाह खां जो थे वो प्रसिद्ध शहनाई वादक थे अर्थात शहनाई बजाते थे। अगला सवाल है बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़ का बुखार था। जैसा कि आप अगले वाले ही क्वेश्चन में देख चुके हैं, बिस्मिल्लाह खां को कौन से काम करने के लिए बुखार लगा हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन देख लीजिए, शहनाई बजाने का, ढोल बजाने का, गाने बजाने का और फिल्म देखने का। तो हालांकि बुक में इसका आंसर दिया है फिल्म देखने का। आप सभी स्टूडेंट को कितने लगता है कि फिल्म देखने का होगा या शहनाई बजाने का होगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बता सकते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन 23 में बुलाया गया है कि शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है। तो हे दोस्तों, शेक्सपियर को किन रूपों में जाना जाता है। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन इस प्रकार से दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया है कवि के रूप में, नाटककार के रूप में, ए और बी दोनों, और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा शेक्सपियर को कवि एवं नाटककार दोनों रूपों में जाना जाता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला सवाल क्वेश्चन 24 को देख लीजिए। क्वेश्चन 24 में बोला जा रहा है गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम अर्थात शिक्षा देने की भरसक कोशिश की थी। यानी महात्मा गांधी के द्वारा छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को किस प्रकार से तालीम अर्थात शिक्षा देने के लिए कोशिश किए थे। पहला ऑप्शन में मिलेगा हिंसक का प्रतिरोध, अहिंसक प्रतिरोध, सहनशील प्रतिरोध, और डी में दिया जाएगा आक्रामक प्रतिरोध। तो यहाँ भी क्वेश्चन 24 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अहिंसक प्रतिरोध। अगला सवाल क्वेश्चन 25 में है कि गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है। तो संत गुरु नानक जो है जिनका जन्म गुजरात के तलवंडी में नामक गांव में हुआ था, तो इनके कौन ऐसा कथन है जो कवि के कथन से मिल जाते हैं। यानी इनके जो कथन हैं वो कौन के कवि के विचारधारा के कथन से सेम टू सेम इक्वल हो जाते हैं अर्थात मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है कबीरदास के कथन, कालिदास के कथन, सूरदास के, और डी में दिया जाएगा रविदास के। चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, कालिदास नहीं बल्कि कबीरदास हो जाएगा। है दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन 26 में दिया गया है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। मेट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन तथा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल आपके संस्कृत एग्जाम के साथ साथ हिंदी के भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो पहला उसमें दिया जाएगा 1467 ईस्वी में, 1468 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में, और डी में दिया जा सकता है 1470 ईस्वी में। तो याद रखिएगा संत गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो सन 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो गुजरात के तलवंडी में हुआ था। अतः क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। तो ये दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं आज के इस वीडियो सीरीज में बता दिया हूँ हिंदी का 1 से लेकर 26 तक का ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। साथ ही मैथ एंड मैजिक टिप्स का ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, या वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप हमारे वेबसाइट questionforexam.com पे विजिट कीजिए और वहाँ पे जाके ढेरों सारे पीडीएफ डाउनलोड करने के साथ साथ सभी स्टेट का क्विज खेल सकते हैं और आप अपनी तैयारी का लेवल स्वयं चेक कर सकते हैं। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीडियो क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।